यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की क्लास हमारी रहेगी मेनली ओबीजी और कम्युनिटी को लेके। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। और आफ्टर दैट मैं बता दूं कि अभी 2-3 दिन से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, क्योंकि रिसेंट में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं जब वही चीज़ें अफेक्ट कर जाए तो उसके कारण। तो मेन रीज़न था कि मुझे रिसेंट में ओटाइटिस मीडिया हो गया था, जिसके कारण मेरे ईयर पेन के अलावा पूरा जो आपको सिम्टम पता है वही सब हो रहा था, इसलिए आपकी क्लासेस नहीं हो पाई। बट अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जिनका भी अपकमिंग टाइम में एमपी, सीएचओ या फिर एएनएम का एग्ज़ाम है, आपके लिए पूरा है जो कवर करवाया जाए। और जो भी लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं जिनका भी एमपी के लिए पेपर है वो आपके लिए पर्टिकुलर जितनी भी क्लासेस होगी एनएचएम, एमपी, सीएचओ एग्ज़ाम के हिसाब से होंगी। सभी क्लासेस को ज्वाइन जरूर किया कीजिए। और जो भी लोग यदि एग्ज़ाम के लिए मटेरियल लेना चाहते हैं, मटेरियल की प्राइस ऑलरेडी बहुत चीप कर रखी है। 175 रुपये में आपको 16 पेपर प्लस 13 सीरीज़ अवेलेबल हैं। तो आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उन सीरीज़ और उन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। पेपर पूरा हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट में रहेंगे, सीरीज़ आपकी ओनली इंग्लिश फॉर्मेट में रहेंगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि आपकी जितनी भी क्लासेस हैं सभी अब कंटिन्यूस चलेंगी। कल आपको मॉर्निंग में आपने जो अभी रिसेंट में यूपीएसएससी का पेपर हुआ है वो तो देख ही लिया होगा किस तरीके से वो कितना अच्छा पेपर आया था, लेकिन अभी प्री था, मेंस अभी होना इसका बाकी है। दूसरी चीज़, अभी रिसेंट में गुजरात में पेपर हुआ है, पेपर गुजराती में है, वो कल आपको मॉर्निंग 10 o'clock पे अपलोड कर दिया जाएगा हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट में। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में पेपर रहेगा उसमें आपको पता रहेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हर एक क्लास में मैं ऐड कर देती हूँ। कोई भी आपके डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले जो डीएसएसबी की डेट है वो भी कंफर्म है एग्ज़ाम के लिए। तो जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं डीएसएसबी की, तो आपको डीएसएसबी का मटेरियल भी पूरा अवेलेबल हो जाएगा। तो वो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज द डिस्टेंसिबल वेजाइना टेक्स द इन्वॉल्यूट। तो डिस्टेंसिबल वेजाइना है क्या, डिस्टेंसिबल वेजाइना है, कितना टाइम लेगी इन्वॉल्यूट होने में, मतलब दोबारा से रिवर्ट बैक होने में। एक होता है इन्वॉल्यूशन, दूसरा होता है सब इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन का मतलब है कि जैसे यूट्रस 6 वीक में रिवर्ट बैक हो जाती पर पीरियड में, ऐसे ही यहाँ पे कहा गया है कि जो वेजाइना है, वेजाइना कितने टाइम में दोबारा से इन्वॉल्यूट हो पाएगी। डिस्टेंसिबल वेजाइना की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंसिबल वेजाइना है कितने टाइम में रिवर्ट बैक हो पाएगी, इन्वॉल्यूट हो पाएगी। ऑप्शन में है 9 से 11 हफ्ते, 13 से 14 वीक, 4 से 8 वीक या फिर 0 से 3 वीक्स। तो यहाँ पर जो डिस्टेंसिबल वेजाइना की बात की जा रही है, डिस्टेंसिबल वेजाइना का मतलब है कि आफ्टर इंटरकोर्स और वर्जिनिटी जाने के बाद, वर्जिनिटी जाने के बाद और आफ्टर इंटरकोर्स है जो वेजाइना सेम एज नहीं रहेगी, सेम एज नहीं रहेगी। जो इसीलिए यहाँ पर कहा कि इन्वॉल्यूट केस में कितने टाइम तक जाएगी। यदि आफ्टर डिलीवरी के बाद हम बात करें तो यदि एक बार आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो दोबारा से वेजाइना वापस उसी शेप में नहीं जा पाती है। जो एक नॉन प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट की जगह में भी कह सकते हैं कि जो भी लेडी इंटरकोर्स नहीं की है तो उनका जो एक डिफरेंस है बीच का, वो यहाँ पर कहलाएगा डिस्टेंसिबल वेजाइना। और ये टाइम एटलीस्ट लगेगा 4 से 8 हफ्ते तक का, लेकिन ये कम्प्लीटली वैसे नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 4 to 8 वीक्स। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि अपनी टोन तो गेन कर लेगी, जो वेजाइना नॉर्मल टोन में आ जाएगी, बट नेवर टू बी वर्जिनियल स्टेट। जो वर्जिनिटी है वो वापस से यहाँ पर नहीं आ पाए, क्योंकि द म्यूकोसा रिमेन्स डेलिकेट फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स एंड सम म्यूकस वेनस कंजेशन परसिस्ट इवन लॉन्गर। तो इसीलिए दोबारा से जो टोन है वेजाइना अपनी गेन कर जाएगी, लेकिन जो वर्जिनिटी है वो आपकी वापस नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है आपका कि एटलीस्ट जो इन्वॉल्यूशन की बात की जा रही है वेजाइना के, अभी तक आपने यूट्रस का तो बहुत पढ़ा है कि 6 हफ्तों में आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद यूट्रस है जो 6 वीक में ड्यूरेशन रहता है पर पीरियड का, उसमें क्या होती है, इन्वॉल्यूट हो जाएगी। लेकिन वेजाइना
इन्वॉल्यूट होगी 4 to 8 वीक्स में, लेकिन दोबारा से वापस वैसे वर्जिनिटी वाली कंडीशन में नहीं जा पाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Japanese encephalitis vaccine reconstitute or dissolved should be used within how many hour? तो जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन लगती है तो इसका जो रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म है, मतलब घोलने के बाद जो डिजोल्व फॉर्म है, कितने घंटों के अंदर यूज कर लेना है आपको? ऑप्शन में 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर्स या फिर 7 आवर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बीसीजी, मीजल्स और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, इन तीन में से कोई सा भी पूछे तो इनका जो रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म है, पाउडर फॉर्म से रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में आप रखते हैं, तो विद इन 4 घंटे के आपको यूज कर लेना है। अदरवाइज 4 घंटे से ज्यादा होता है तो आपको थ्रो कर देना है। इनकेस आपने इंजेक्ट कर दिया तो जो भी पेशेंट, जिसके भी लिए आपने वैक्सीन लगाई है, उसके लिए जो साइड इफेक्ट होंगे वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की कंडीशन से लेके पर्सन की कभी कभी डेथ भी हो जाती है। इसीलिए 4 घंटे के बाद यदि वैक्सीन का पूछे कि कितने घंटे तक यूज कर सकते तो 4 आवर, मोर देन 4 आवर से ज्यादा होता है तो आपको क्या करना है? डिस्कार्ड कर देना है, थ्रो इट कर देना है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, ऑल आर द सिम्टम ऑफ कुशिंग ट्रायड एक्सेप्ट, तो सभी कुशिंग ट्रायड के सिम्टम है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया या फिर ब्रेडिप्निया। कुशिंग ट्रायड देखने को मिलता है कब? जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है। क्या है? इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा, आईसीपी बढ़ेगा, तब कुशिंग ट्रायड की कंडीशन डेवलप होगी। तो कुशिंग ट्रायड में जो कंडीशन होगी, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होगा, डायस्टोलिक हाइपोटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिप्निया होगा। क्लियर? ये चीजें होंगी, लेकिन डायस्टोलिक हाइपरटेंशन नहीं होगा। कुशिंग ट्रायड एक फिजियोलॉजिकल नर्वस सिस्टम की ऐसी कंडीशन है जिसमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर, आईसीपी बढ़ जाएगा। अब इसमें 3 चीजें बढ़ती हैं, इसलिए इसको ट्रायड नाम दिया गया है। कुशिंग ट्रायड की कंडीशन में क्या होगा कि सिस्टोलिक बीपी है वो बढ़ेगा, पल्स घटेगी, जो कहा गया ब्रेडिकार्डिया, और ब्रेडिप्निया मतलब रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेटरी रेट भी घटेगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कुशिंग ट्रायड की, तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि यदि आईसीपी में पूछते हैं तो क्या है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, और यदि कंडीशन होती है तो यहाँ पे डायस्टोलिक बीपी क्या होगा? घटेगा, ना कि बढ़ेगा। सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, डिक्रीज्ड ग्लूकोज इन सीएसएफ सजेस्टिव ऑफ, तो यदि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सैंपल के लिए लिया गया है और उसमें यदि ग्लूकोज का लेवल क्या है? कम है, मतलब कि क्या डायग्नोस हो सकता है? इंसेफेलाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस या फिर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है? तो यदि ग्लूकोज का लेवल घट जाए सीएसएफ में तो कंडीशन डेवलप होगी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। क्या होगा? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन सीएसएफ जो सजेस्टिव है बैक्टीरियल, फंगल या फिर ट्यूबरक्लाइन मेनिंजाइटिस। 3 रीजन हो सकते हैं, स्पेशली जब भी ग्लूकोज का लेवल घटेगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, मतलब मरीज को क्या है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुई है। मेनिंजाइटिस के सिम्टम पूछे जाते हैं, रुजिंस्की, कर्निंग साइन, और जो नेक रिजिडिटी रहेगा, फीवर होगा, तो ये सब क्या है? इसके साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको बहुत आता है, वो आपका ये रहा, एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इट इज कॉल्ड एज। एंटीरियर कर्वेचर, यदि स्पाइन का क्या है? एंटीरियर जो कर्वेचर है तो वो क्या कहलाएगा? लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया। अभी ये काइफोसिस एमपीएनएचएम के एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड में स्कोलियोसिस पूछा और एक में पूछा है काइफोसिस। एंटीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन कहलाएगा लॉर्डोसिस। क्या है? लॉर्डोसिस। इस टाइप के क्वेश्चन आपको विथ इमेज से समझना ज्यादा इजी है। क्या है? लॉर्डोसिस, मतलब आगे की तरफ जो कर्वेचर है वो क्या है? लॉर्डोसिस। काइफोसिस का मतलब है यहाँ पर फॉरवर्ड। क्या है? फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ द बैक। जो आपकी बैक है वो एक तरीके से कुबर टाइप से रहेगा नेक के यहाँ पर, वो है। तो यहाँ पर क्या है? फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ द बैक।
स्कोलियोसिस में क्या है, पूरा स्पाइरल शेप में होगा कर्वेचर, क्या है, साइड में या फिर स्पाइरल में होगा तो वो स्कोलियोसिस। जो एक हेल्दी कर्वेचर होता है स्पाइन का वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट वन, एट्रोपिन इज कॉमनली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स टू रिड्यूस। तो एट्रोपिन दी जाती है, एट्रोपिन दी जाती है यदि किसी के लिए इनहेल करने वाले एनेस्थीसिया दिए जा रहे हैं, किस चीज के लिए, मसल टोन के लिए, सीक्रेशन के लिए, नोजिया वॉमिटिंग के लिए, कि ऑल ऑफ दी अबव के लिए। तो एट्रोपिन कॉमनली यूज की जाती है एनेस्थेटिक, इनहेलेंट एनेस्थेटिक के पहले, क्यों, ताकि सीक्रेशन को कम किया जा सके। सीक्रेशन कम होगा तो एस्पिरेशन के चांसेस भी कम रहेंगे, तो सीक्रेशन को कम करने के लिए क्या दी जाती है, एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन बोन फ्रैक्चर सीन इन द चिल्ड्रन। तो बच्चों में सबसे कॉमन हड्डियों का फ्रैक्चर कौन सा है, क्लेविकल, फीमर, टीबिया या फिर ग्रीनस्टिक फ्रैक्चर, कौन सा फ्रैक्चर है बच्चों में सबसे कॉमन। बच्चे जनरली जब गिरते हैं, मोस्ट ऑफ दी बच्चे गिरते हैं, सभी गिरते हैं, इवन आप भी गिरे होंगे, मैं भी गिरी होंगी बचपन में, लेकिन बाय गॉड फ्रैक्चर नहीं हुआ कभी। तो यहाँ पर फ्रैक्चर है, बच्चों में जो फ्रैक्चर होता है जब भी वो गिरते हैं तो अपने हाथ है जो आगे की तरफ एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज कर लेते हैं। जब वो सपोर्ट के तौर पे हाथ यूज करते हैं तो रिस्ट के यहाँ पे उनको फ्रैक्चर होता है, लेकिन रिस्ट के यहाँ फ्रैक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर उनमें कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होता। कंप्लीट का मतलब है कि बोन बेंड हो जाएगी, बेंड होने का मतलब थोड़ा क्रैक मारेगी बोन, लेकिन बेंड रहेगी साथ में, वो कहलाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये देखिए यहाँ पर एक्सरे इमेज देखिए आप, कॉमनली फ्रैक्चर देखने को मिलता है रेडियस बोन में। रेडियस बोन बेंड हो किस तरीके से, हाफ लकड़ी तोड़ेंगे आप, हाफ टूटेगी, हाफ जुड़ी हुई रहेगी। ये बच्चों में होने वाला सबसे कॉमन फ्रैक्चर है। क्यों, क्योंकि वो गिरेंगे, हाथ अपने जो पंजे हैं आगे की तरफ एज ए सपोर्ट के तौर पे लगाते हैं, उसी टाइम पे उनको फ्रैक्चर हो जाता है, किसमें, रेडियस बोन में। और एक कंप्लीट तरीके से नहीं होता है। ग्रीन स्टिक का मतलब बेंड रहेगी बोन, वहां पे थोड़ा सा फ्रैक्चर होगा, बेंड होगी, लेकिन पूरे तरीके से बोन बाहर नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन से आपको 10-12 क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस इज मैच्ड विथ द करेक्ट डेफिनेशन। पहले प्रीफिक्स सफिक्स बताऊंगे तब आपको समझना और इजी होगा। प्री मतलब पहले लगेंगे, सफिक्स मतलब एंड में लगेंगे। तो प्रीफिक्स है जो सही क्या है, ए बी मतलब अगेंस्ट, डिस मतलब अराउंड, टेकी मीन स्लो, मोनो मतलब बन। क्या है जो सही प्रीफिक्स है, आपने टैकीकार्डिया पढ़ा है, टैकिपनिया पढ़ा है, क्लियर। तो इसमें क्या होती है, टैकीकार्डिया फास्ट होगा तो ये स्लो है, तो ये नहीं है, ब्रेडी में स्लो होगा, क्लियर। डिस मतलब कुछ एबनॉर्मलिटी है, क्या है, एबनॉर्मलिटी है। ए बी मतलब कुछ एब्सेंट है। मोनो मतलब सिंगल और वन। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगाइए आंसर क्या होगा। टेकी की जगह ब्रेडी होता तो आप इसको कह देते सी ऑप्शन को, लेकिन यहाँ पे मोनो मीन्स होता है सिंगल और वन। तो सही प्रीफिक्स की जो डेफिनेशन होगी वो क्या है, मोनो, मोनोसाइड, मोनोन्यूक्लियोसाइड, मोनोऑक्यूलर, जितने भी वर्ड में वन चीज है मतलब वो क्या है, मोनोप्लेजिया। तो ये सब क्या है, यहाँ पर सिंगल है मतलब वन है। अब देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, आई होप आपको प्रॉपर विजुअल हो रही हो, क्लियर। तो जब भी आपको पूछा जाए, यदि प्रीफिक्स की बात करें, सफिक्स की बात करें हम, कभी भी आगे एन हो मतलब कुछ ना कुछ है ही नहीं, विदाउट एन यूरिया, एन यूरिया, क्लियर। यहाँ पर मैं आपको विद एग्जांपल के बता रही हूँ। अवे फ्रॉम, एवी का मतलब होता है, सॉरी अगेंस्ट नहीं, अवे फ्रॉम होगा। अवे फ्रॉम जैसे एबडक्शन, एडक्शन मतलब पास में आप अपने हाथ ला रहे हैं, एबडक्शन मतलब अपने जो सेंट्रल पार्ट है इससे दूर ले जा रहे हैं हाथों को, तो क्या होगा, एबडक्शन। एबल का मतलब एबल ही होगा, कोई भी चीज काम कर कैपेबल है आप किसी चीज के लायक। परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। फिर एसियस और फुल ऑफ, इसका मतलब फुल ऑफ। ऑस्टिक्टिक आपने पढ़ा है, तो ऑस्टिक का मतलब है यहाँ पर क्या है, वो सुनना, हियरिंग से रिलेट करेगा। एक्रो मतलब एक्सट्रीमिटीज आएंगी आपकी।
एड, जैसे अभी एब मतलब अवे था, एड मतलब पास में और टूवर्ड्स। जहां पर भी वर्ड है जो एड्रीनो जुड़ जाता है मतलब एड्रीनल ग्लैंड और रीनल ग्लैंड से रिलेट करता है आपका वर्ड। क्लियर? तो इस तरीके से आपको एग्जाम में याद रखना है। ये आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। प्रीफिक्स पूछ सकते हैं, सफिक्स पूछ सकते हैं। एल्जिया जुड़ जाए वर्ड मतलब कुछ पेन से, न्यूरल्जिया, न्यूरल्जिया मतलब नर्व पेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, द वर्ड डिस्फेसिया मीन्स डिफिकल्टी डूइंग व्हाट। तो यहाँ पर डिस्फेसिया शब्द का अर्थ क्या करने में कठिनाई है? ईटिंग और swallowing, स्पीकिंग, डिस्ट्रॉइंग या रिमेम्बरिंग। डिस्फेसिया का मतलब है यहाँ पर स्पीकिंग डिफिकल्टी। क्या है? स्पीकिंग डिफिकल्टी, बोलने में दिक्कत होना। लेकिन यहाँ पर डिस्फेजिया, DYSPHAGIA, SIA का डिफरेंस हो गया। डिस मतलब कहीं पर भी DYS जुड़ा मतलब कुछ ना कुछ डिफिकल्टी है। क्या है? डिफिकल्टी है। अब यहाँ पर कहा गया है कि डिस्फेसिया का मतलब होता है क्या? स्पीकिंग डिफिकल्टी। लेकिन डिफिकल्टी इन स्वालोइंग पूछे या फिर डिस्फेजिया, SIA की जगह GIA कर दे यहाँ पर एंड में, तो क्या कहलाएगा? डिस्फेजिया, और इसका मतलब होगा डिफिकल्टी इन स्वालोइंग। क्लियर? नेक्स्ट वन, द वर्ड क्वाड्रीप्लेजिया मीन्स हाउ मेनी एक्सट्रीमिटीज आर पैरालाइज्ड। तो क्वाड्री का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब 3, हेमी का मतलब एक साइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्वाड्रीप्लेजिया शब्द का अर्थ है कि कितने अंगों को लकवा मार गया है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो यदि बात करें हम मोनो कहेंगे तो एक हाथ हो सकता है, एक पैर हो सकता है, सिंगल एक्सट्रीमिटीज हो सकती है। फिर 2 कहा है मतलब यहाँ पर डाई प्लेजिया आप वर्ड यूज कर सकते हैं। 3 कहा है तो टेट्रा। 4 कहा है मतलब चारों, हाथ पैर चारों हैं, क्या है? लकवा मार गए हैं नेक के नीचे का हिस्सा, तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रीप्लेजिया। ये देखिए, पैरालिसिस में हम बात करते हैं तो मोनोप्लेजिया का मतलब होता है कि सिंगल एक्सट्रीमिटी पैरालाइज्ड हुई है। हेमी का मतलब होता है पूरा एक साइड का हिस्सा, वन साइडेड ऑफ योर बॉडी, मतलब राइट साइड भी हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है, लेकिन कोई एक साइड हो सकती है। डाइप्लेजिया का मतलब है आपका दोनों हाथ। क्या है? दोनों हाथ, बोथ हैंड। पैराप्लेजिया का मतलब है लोअर एक्सट्रीमिटी, मतलब नीचे का हिस्सा। क्वाड्री का मतलब है बिलो नेक, चारों हाथ पैर आपके क्या हो जाना? लकवा मार जाना। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज द एंटीडोट फॉर पैरासिटामॉल पॉइजनिंग इज। यदि कोई 5-10 डोलो खा जाए एक साथ तो क्या होगा? पैरासिटामॉल है जो डोलो ही है वो, तो डोलो यदि कोई खा जाए 5-6 या पैरासिटामॉल खा जाए 10 खा जाए 20 खा जाए 500-500 mg की, तो क्या एज एन एंटीडोट के तौर पे देंगे आप? नेलोक्सोन, N-एसिटाइलसिस्टीन, एट्रोपिन या फिर विटामिन के। तो ये तो हमारी नर्सिंग का सबसे प्यारा क्वेश्चन है कि यदि कोई ज़्यादा ओवरडोज पैरासिटामॉल खा ले क्या दे देंगे आप उसको? N-एसिटाइलसिस्टीन। एसिटामिनोफेन हो गया, पैरासिटामॉल हो गया, यदि इन दोनों के लिए पूछे तो N-एसिटाइलसिस्टीन। नेक्स्ट है अर्ली फीचर्स ऑफ एस्प्रिन पॉइजनिंग आर। तो एस्प्रिन पॉइजनिंग, यदि एस्प्रिन ओवरडोज हो जाए क्या है जो यहाँ पर देंगे आप उसको? सॉरी, यदि किसी को एस्प्रिन का ओवरडोज हो जाता है तो क्या साइन देखेंगे आप उसकी बॉडी में? रेसेस आएंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, रिंगिंग सेंसेशन होगा ईयर में, या फिर हेडेक होगा। एस्प्रिन पॉइजनिंग का सबसे फर्स्ट साइन होता है कानों में घंटी सी बजना, टिनिटस। क्या बोलेंगे उसको? टिनिटस। वो क्या है? वो रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर। क्या होगा? कानों में घंटियाँ सी बजेंगी, वो कहलाएगा रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HbNc? HbNc का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, होम बेस्ड न्यू मदर केयर, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, हाउस बेस्ड न्यू मदर केयर या फिर हॉस्पिटल बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। HbNc एक प्रोग्राम है, लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर इस HbNc का नाम क्या है? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती हैं या फिर जो होम बेस्ड डिलीवरी होती हैं तो उनके लिए प्रोग्राम लाया गया था, इसका नाम क्या था? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था कब?
2011 में 2011 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ये प्रोग्राम किसके लिए था? इट्स फॉर द आशा वर्कर, जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं उनके लिए प्रोग्राम है जो लाया गया था। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम का मेन एम क्या था? मतलब कुछ ना कुछ फोकस के साथ सभी प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं। तो इसका टारगेट था कि जो मॉर्टेलिटी रेट है, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबीज़ पैदा हो रहे हैं, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है, उसको हमें क्या करना है? कम करना है, रिड्यूस करना है। जितने भी प्रोग्राम लाए गए हैं, चाहे वो मैटरनल रिलेट करते हो, जैसे JSY स्कीम हो गया, या फिर JSSY स्कीम हो गया, या फिर होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर हो गया, या फिर फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर हो गया, FBNC। जितने भी प्रोग्राम है इनका टारगेट क्या था? स्पेशली जैसे होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर की बात करते हैं हम, तो ये था न्यूनेटल मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए प्रोग्राम 2011 में लाया गया था। और इसमें जो टारगेट था वो था मेनली डिलीवरी के बाद, आफ्टर द डिलीवरी आशा वर्कर जाके कितने दिनों तक न्यूबॉर्न बेबी को चेक करेंगी। तो वो है यहाँ पर एटलीस्ट 42 डेज तक का यहाँ पर टारगेट रखा गया था। कितना? 42 दिनों तक का जो एक परपीरियम पीरियड होता है। तो जो 6 विजिट करेगी आशा वर्कर, यदि हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है, यदि इन केस डिलीवरी कहाँ पे हुई है? हॉस्पिटल में, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो 6 विजिट करेगी आशा। तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन एंड 42वें दिन। तो यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो कितने दिन? 6 विजिट करेगी आशा। और यदि होम बेस्ड डिलीवरी हुई है, मतलब घर पे डिलीवरी हो गई है, तो जिस दिन डिलीवरी हुई उसी दिन, मतलब कि डे 1, डे 3, डे 7 एंड डे 14, 21, 28 एंड 42, मतलब जिस दिन हुई है उस दिन और ऐड कर देंगे तो 7 करेगी। और हर एक विजिट का आशा को कुछ ना कुछ पे किया जाएगा, तो वो होगा 250 रुपये पर विजिट। कितना? 250 रुपीज़ पर विजिट के हिसाब से आशा वर्कर को पे किया जाएगा। आशा का फुल फॉर्म क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो जो होम बेस्ड केयर हो गई, वो फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर हो गई, FBNC के नाम से जानी जाती है, जो दोनों 2011 में लाई गई थी। लेकिन जो फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है, ये जनरली डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट और टर्शरी केयर हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होगी। क्योंकि जो SNCU है, क्या है? SNCU स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट है, उन बच्चों के लिए लाई गई थी। क्या? FBNC फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक इज नोन एज। तो WHO के अकॉर्डिंग मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक क्या है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए जिसमें से 3 तो पैंडेमिक ही हैं, कोविड-19 भी है, प्लेग भी है, H1N1 भी है। कि क्या है? ये तीनों क्या है? पैंडेमिक है, महामारी ऑलरेडी घोषित हो चुकी है WHO के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सी है जिसको मदर ऑफ पैंडेमिक कहा जाता है? तो मदर ऑफ पैंडेमिक कहलाएगी जो, वो क्या है? वो है H1N1। आपको लगता होगा प्लेग, कि नहीं, H1N1 जो कि वर्ल्ड, जो पूरे ऑल ओवर पूरे विश्व में 1918 से 1919 के बीच में फैला था। उस टाइम पे WHO ने इसके लिए क्या कहा था? मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक्स, जितनी भी महामारी हुई है उनकी माँ घोषित कर दिया था WHO ने खुद। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं हम, तो फर्स्ट वेव आई थी 1918 में, और इसकी सेकंड वेव आई थी कोविड जैसे ही, जो कि 1919 में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक, सभी महामारियों की माँ किसको कहा गया? H1N1। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि सेफ है? क्लोरोक्विन, क्विनिन, क्लोराम्फेनिकोल एंड प्राइमरी एंटी मलेरियल ड्रग है वो कौन सी है? वो है क्लोरोक्विन। कौन सी? क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि हर एक 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। 3 ट्राइमेस्टर में सेफ मानी जाती है क्या? क्लोरोक्विन। आंसर आपका क्या होगा? क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, दोनों आप दे सकते हैं किसमें? प्रेगनेंसी में। यदि कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है तब पूछा जाता है यदि आपको, तो जो
कंबाइंड थेरेपी दी जाती है मलेरिया की वो रहेगी। यहाँ पर यदि ओनली प्रेगनेंसी में पूछे तो क्लोरोक्विन। और जो यदि आपको एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि कौन सा जो मलेरिया की स्पीसीज है, 4 स्पीसीज होती है, तो जो फाल्सीपेरम है, फाल्सीपेरम क्या कॉज कर सकती है? सेरिब्रल मलेरिया। ये आपको आता है एग्जाम में। जो प्लाज्मोडियम की जो फाल्सीपेरम स्पीसीज है वो सेरिब्रल मलेरिया कॉज कर सकती है। हाउसहोल्ड वेस्ट इंक्लूडिंग वाटर अदर देन एक्सक्रीटा इज रिफर्ड एज। हाउसहोल्ड वेस्ट है जिसमें क्या है? वाटर है लेकिन एक्सक्रीटा नहीं है, अदर देन एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा का मतलब है यहाँ पर यूरिन एंड फीकल मटेरियल, तो वो नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? सीवेज, रिफ्यूज, गार्बेज या फिर सलेज, क्या कहलाएगा? यदि ओनली हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है लेकिन उसमें एक्सक्रीटा नहीं है, ये कहलाएगा सीवेज। क्या होगा? सीवेज। सलेज का मतलब है कि सलेज का मतलब क्या है? वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड, सिंक, शावर, बाथ, लेकिन नॉट वेस्ट लिक्विड और एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट। टॉयलेट का इंक्लूडेड नहीं है तो क्या सलेज है। और यहाँ पर अदर देन the household waste including water other than excreta is referred as sewage, refuse, garbage या फिर सलेज। क्या कहलाएगा? हाउस होल्ड वेस्ट है जिसमें वाटर के साथ साथ एक्सक्रीटा भी है तो वो होगा क्या? सीवेज। क्या होगा? सीवेज। जिसमें फीकल मटेरियल होगा, यूरिन होगा, टॉयलेट का पानी होगा, डायरेक्ट यदि हम टॉयलेट का वेस्ट कहेंगे तो क्या वो है? सीवेज। लेकिन सलेज का मतलब है यहाँ पर वाटर है, जो वेस्ट वाटर है जो कि सिंक से, शावर से, नहाने से आपके आया, लेकिन इसमें नॉट वेस्ट लिक्विड और एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट। जो फीकल मटेरियल, यूरिन ये सब मिक्स नहीं होगा। मिक्स है तो सीवेज पानी में, लेकिन ये नहीं है, किचन का पानी हो गया, सिंक का, शावर का, नहाने का, तो वो कहलाएगा सलेज। दैट मीन्स इसमें सलेज का मतलब है कि इसमें टॉयलेट वाला जो एक्सक्रीटा है या फिर टॉयलेट एक्सक्रीटा का मतलब है ये यूरिन और फीकल मटेरियल नहीं है तो क्या? सलेज। यदि है तो सीवेज। नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यू इज नोन एज। यदि साइज और मास ऑफ टिश्यू बढ़ रहे हैं तो क्या है? ग्रोथ है, मैच्यूरेशन है, डेवलपमेंट है कि प्रोग्रेस है। यदि टिश्यू की साइज बढ़ती है, मतलब आपकी बॉडी की साइज बढ़ते जा रही है, तो टिश्यू की साइज बढ़ना कहलाएगी, वो कहलाएगी ग्रोथ। क्या कहलाएगी? ग्रोथ। लेकिन आपका लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ रहा है, सोचने समझने का तरीका बढ़ रहा है, स्किल बढ़ रहे हैं आपके, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डेवलपमेंट। क्वांटिटेटिव मेजरेबल, जैसे आपकी लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सब क्या है? ग्रोथ। क्या है? क्वांटिटेटिव मेजरेबल है। टिश्यू की साइज बढ़ रही, सेल्स की साइज बढ़ रही। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब है आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है, मैच्यूरेशन ऑफ स्किल बढ़ रहा है, कॉग्निटिव स्किल डेवलप हो रहा है, तो क्या है? वो है डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन, Mrs. Preeti, 22-year-old lady, delivered a premature baby. Which of the following medication is useful for the newborn baby? ये नर्सिंग का सबसे फेमस क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आता है कि प्रीमेच्योर बेबी के लिए कौन सी मेडिसिन देंगे। रीजन भी बताएंगे आपको। ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन, रेनिटिडिन, डेक्सामेथासोन एंड टेस्टोस्टेरोन। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है कि प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुआ है, 22 ईयर की जो लेडी है, कोई सी भी पेशेंट हो सकती है, 22 ईयर की, प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुआ। प्रीमेच्योर का मतलब है कि 37 हफ्तों के पहले हो सकता है, 34 में हो गया, 32 में हो गया हो, आफ्टर 25 लेकिन बिफोर 37 होते हैं तो वो कहलाते हैं प्रीमेच्योर बेबी। अब उस प्रीमेच्योर बेबी में, न्यूबॉर्न बेबी में कौन सी मेडिसिन देंगे आप? तो वो की डेक्सामेथासोन। क्यों? क्योंकि डेक्सामेथासोन देने से जो बीटामेथासोन देते हैं आप, तो प्रीटर्म लेबर को क्या कर सकती है? थोड़ा सा प्रीपोन कर सकती है, सॉरी पोस्टपोन कर सकती है। लेकिन इनकेस हो गया है बेबी, तो डेक्सामेथासोन देने का मतलब क्या है कि बेबी के जो लंग्स है वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाए हैं। लंग्स में जो एक सरफेक्टेंट होते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है, इसके कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो लंग्स मैच्योरिटी के लिए क्या दिया जाता है? डेक्सामेथासोन।
न्यूबॉर्न बेबी में देने की बात कर रहे हैं, प्रीमेच्योर में, तो वो क्या होगा, लंग्स मैच्योरेशन में हेल्प करेगा, जो कि आपको सांस लेने में हेल्पफुल है, जो आपके लंग्स वही तो काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डेक्सामेथासोन। प्रीटर्म जो प्रीमेच्योर बेबी हुआ है उसमें आप डेक्सामेथासोन देंगे। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। तो भारत सरकार ने नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया था, 1997, 1996, 1965 या फिर 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी कब अडॉप्ट की थी, तो ये की थी इंडिया ने 1993 में। कब, 1993 में, 1993 में। नेक्स्ट वन, the extreme softening of the cervix during the first trimester is known as। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब इनिशियल टाइम पर यदि सर्विक्स का कलर कैसा हो जाता है, सॉरी सर्विक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और सॉफ्ट क्यों होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होने के कारण, जो ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है पेल्विक एरिया में प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो यहाँ पर ज़्यादा ब्लड फ्लो होने के कारण सर्विक्स क्या है, सॉफ्ट हो जाती है, ब्लूइश कलर की भी होने लगती है। तो ये कौन सा साइन है, चैडविक, ओसिएंडर, गॉडेल्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इट्स नोन एज द गॉडेल साइन। चैडविक पूछे तो ब्लू और वायलेट जो पर्पलिश कलर है वो हो जाएगा 4th वीक ऑफ जेस्टेशन में। ओसिएंडर का मतलब है कि पल्सेशन क्या है, बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फॉर्निक्स एट 8th वीक। 4th वीक में चैडविक साइन होगा। और यहाँ पे कहा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वो होगा गॉडेल साइन, मतलब एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। नेक्स्ट वन इज द एंटीरियर fontanelle नॉर्मली क्लोजेस बिटवीन द एज ऑफ। एंटीरियर पोस्टीरियर fontanelle से इनके बीच का डिफरेंस पढ़ के जाना, कब क्लोज होते हैं, किन के बीच में है, ये आपको एग्जाम में आता है। तो एंटीरियर क्लोज होते हैं बाद में, पोस्टीरियर और ऑक्सीपुट क्लोज होते हैं पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि एंटीरियर fontanelle कब क्लोज होंगे, 2 से 3 महीने में, 12 से 18 महीने में, 3 to 6 मंथ में, फिर 1 and 9 मंथ में। तो एंटीरियर fontanelle क्लोज होते हैं जनरली 12 to 18 मंथ की एज में, जब बच्चे की उम्र 12 से 18 महीने हो जाए। आपने सुना होगा कि बच्चे का जो तालू है, फ्रंट हेड, जो फ्रंटल पार्ट है माथे के, यहाँ माथा जिसको कहेंगे, इसके ऊपर जिन बच्चों की उम्र 1.5 साल से कम की रहती है, वहाँ पे आप हाथ रख के देखना कितना फास्ट पल्सेशन फील होगा, वो इसीलिए होता है। और जो आप 2-2.5 साल के बच्चे में हाथ रख के देखेंगे कितना फास्ट फील नहीं होगा, तालू जिसको कहते हैं आप। तो क्या है यहाँ पर जो क्लोज होंगे fontanelle, तो कब क्लोज होंगे, 12 से 18 महीने की एज में। और पोस्टीरियर की बात करें तो 6 to 8 वीक आफ्टर द बर्थ, और 2 मंथ की उम्र में बच्चे की। लेकिन क्लोज होते हैं 1.5 साल तक की उम्र में, 1 साल से 1.5 साल तक, तो होंगे एंटीरियर fontanelle 12 से 18 महीने के बीच में। नेक्स्ट वन, Which of the following sugar concentration is highest in honey? तो जो हनी है, शहद है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी शुगर होगी, लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज। कौन सी शुगर सबसे हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर किसमें होगी, लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज में होगी, किसमें होगी, फ्रक्टोज में। Which of the following perinatal infection disease is the mostly contagious? पेरीनेटल, पेरीनेटल डिसीज यहाँ पर है जो कि बहुत ज्यादा कंटेजियस है। वो पेरीनेटल डिसीज कौन सी है, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV या फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। पेरीनेटल जो एक टाइम पीरियड होता है जब प्रेगनेंसी हो, बिकम प्रेग्नेंट एंड अप टू अ ईयर आफ्टर गिविंग बर्थ, मतलब कंसीव करने के बाद से लेकर डिलीवरी होने तक का जो ड्यूरेशन है वो पेरीनेटल पीरियड है। यदि इस टाइम पे कंटेजियस इन्फेक्शन की बात की जा रही है तो वो सबसे ज्यादा कंटेजियस कौन सा होगा, है तो सभी कंटेजियस बच्चे को हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंटेजियस होगा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। क्या है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। कैसे, मैंने जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, क्लेमाइडिया भी हो सकता है,
निसीरिया गोनोरिया भी हो सकता है। क्यों? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पर, क्योंकि ये बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ दी कहाँ पर रहते हैं, जो प्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पर, डिलीवरी के टाइम पर बहुत इजीली बच्चे में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हाईली कंटेजियस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के आपको कहा है, वो तो सबके चांसेस ज़्यादा है, HIV हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंटेजियस होगा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, because herpes virus can also be spread to the baby if the mother has a blister caused by herpes on her breast and she can feed the baby with the affected breast। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हर्पीज होने के चांसेस होंगे फर्स्ट 4 वीक्स आफ्टर द बर्थ। तुरंत में तो बच्चे को इवन कुछ साइन ही नहीं दिखेंगे, लेकिन यदि इन केस ब्लिस्टर कहाँ पर है, ब्रेस्ट में है, जो वेजाइनल ट्रैक्ट एरिया है यहाँ पर है, तो बच्चे को इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। सबसे ज्यादा कंटेजियस यहाँ पर क्या होगा, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट वन, विद इन व्हाट पीरियड ऑफ पोस्ट डिलीवरी शुड RH द इम्यूनोग्लोबुलिन बी गिवन टू एप्रोप्रिएट कैंडिडेट टू प्रिवेंट एंटी-डी आइसो इम्यूनाइजेशन। ड्यूरेशन पूछा है, एंटी-डी आइसो इम्यूनाइजेशन कितने टाइम के अंदर देंगे। कभी भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है तो ये दिया जाता है विद इन कितने घंटों के, 12 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे या फिर 80 घंटों के अंदर। तो हमेशा 72 घंटे के अंदर है जो RHD आइसो इम्यूनाइजेशन है एडमिनिस्टर किया जाता है, ताकि बच्चे को भी आप प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय। तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का कॉज क्या है? निसीरिया गोनेरिया, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीस वायरस या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का मतलब है कि न्यूबॉर्न बेबी में होने वाली एक तरीके की कंजक्टिवाइटिस, न्यूबॉर्न बेबी में होने वाली कंजक्टिवाइटिस उसको कहा जाता है ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम, और उसका जो कॉज होगा वो होता है निसीरिया गोनेरिया। क्या है? निसीरिया गोनेरिया। ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम कंजक्टिवाइटिस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी के नाम से भी जानी जाती है। आई इन्फेक्शन होगा विद इन द फर्स्ट 30 डेज ऑफ लाइफ, और ये होगा जनरली बर्थ कैनाल के यहाँ पर। यदि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, माँ को निसीरिया गोनोरिया है, तो बच्चे को जो न्यूबॉर्न कंजक्टिवाइटिस और ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम होने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? निसीरिया गोनोरिया। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का दूसरा नाम है न्यूबॉर्न कंजक्टिवाइटिस। याद रखें आप, आपको एग्जाम में आ सकता है न्यूबॉर्न कंजक्टिवाइटिस। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम ही पूछा जाता है। कॉजेटिव एजेंट निसीरिया गोनेरिया। नेक्स्ट वन इज द क्लिनिकल साइन सीन इन टिटनेस। तो टिटनेस में इनमें से कौन सा क्लिनिकल साइन देखने को मिलता है? कॉप्लिक स्पॉट, स्यूडोमेम्ब्रेन, ओपेस्थोटोनस या फिर हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है रेबीज में, कॉप्लिक मिलता है मीजल्स में, स्यूडोमेम्ब्रेन डिप्थीरिया के केस में देखने को मिल सकती है। तो जो ओपेस्थोटोनस, जो टोनस मतलब मसल से रिलेट करता है, कुछ मसल्स अफेक्ट होती हैं किसमें? टिटनेस में। तो यहाँ पर आपकी पूरी बॉडी हाइपर एक्सटेंशन के कारण पूरा एक आर्च बना लेगी। आर्च मतलब ब्रिज टाइप से जो बना लेगी वो कहा जाता है एपेस्थोटोनस और एपेस्थोटोन्स। तो स्टेट है जिसमें आपकी बॉडी हाइपर एक्सटेंशन और स्पासिटी के कारण क्या होगी? पूरे तरीके से आर्च पोजीशन में आ जाएगी, और ये पोजीशन कहलाती है एपेस्थोटोनस। ये होगा कैसे? टिटनेस के कारण। किसके कारण? टिटनेस के कारण। नेक्स्ट वन, ड्रग यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी को ट्रीट करने के लिए जो जॉइंटिस को ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? फिनोबार्बिटोन, डाइजेपाम, बीटामिथासोन या फिर कैल्शियम ग्लूकानेट। तो कैल्शियम ग्लूकानेट तो एज एन एंटीडोट के तौर पे यूज किया जाता है। अब यहाँ पर बचता है जॉइंटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस, तो वह फिनोबार्बिटोन। क्या है? फिनोबार्बिटोन जो ड्रग ऑफ चॉइस है, ये क्या करेगी? लिवर, इट एक्ट्स ऑन द लिवर एंड इंड्यूस ग्लाइकोकोलिन ट्रांसफरेज। और ग्लाइकोकोलिन ट्रांसफरेज लिवर एंजाइम है जो कि बिलिरुबिन को कन्वर्ट करेगा, ताकि बॉडी से वाइल के थ्रू है जो क्या हो जाए? बिलिरुबिन रिमूव हो और बाहर निकले। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या होगी? फिनोबार्बिटोन। ये डायरेक्टली क्या कर रही है? लिवर पे कोई भी मेडिसिन है, मेटाबोलाइजेशन लिवर से होते हुए होगा। ज़्यादा दवाई खाओगे लिवर खराब हो जाता है आपका। लिवर सिरोसिस का एक रीजन ये भी है, जो आप मेडिकेशन खाते हैं वो ज़्यादा खाने के कारण। तो यहाँ पर यदि जो फिनोबार्बिटोन देते हैं आप न्यूबॉर्न बेबी में जॉइंटिस की ट्रीटमेंट के लिए, तो वो क्या करेगी? लिवर को कहेगी कि भाई आप लिवर एंजाइम जो कि ग्लाइकोरिल ट्रांसफरेज एंजाइम रिलीज करो,
ताकि बिलीरुबिन को वाइल के फॉर्म में कन्वर्ट करेगी और ये वाइल आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। जब वाइल बाहर निकलेगा बिलीरुबिन कन्वर्ट होके वाइल के फॉर्म में जॉइंटिस अपने आप ठीक होगा। नेक्स्ट इज प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन अ चेस्ट एक्सरे इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। आप लोगों ने, जिन भी लोगों ने अभी तक चेस्ट एक्सरे का शॉर्ट्स नहीं देखा वो लोग देख लें कि एक्सरे जो आपका चेस्ट एक्सरे होता है उसमें 10 टाइप के एक्सरे यदि किए जा रहे हैं, 10 अलग अलग डिसीज में चेस्ट एक्सरे अलग तरीके से शो होगा। बूट शेप्ड है यदि आपको कहा जाता है तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर चेस्ट एक्सरे का जो फीचर है प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स का मतलब गोन्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं चेस्ट एक्सरे में। तो किस डिसीज में? निमोनिया में, एम्पाइमा में, ब्रोंकाइटिस में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में। एम्पाइमा का मतलब है कि लंग्स से वहाँ पर पस का कलेक्शन हो जाना, क्या है, पस भर जाना। अब यहाँ पर जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गोन्स फोकाई देखने को मिल रहे हैं चेस्ट एक्सरे में, वो देखने को मिलते हैं किसमें? टीबी में और ट्यूबरक्लोसिस में। इस तरीके से तो जो ग्रेन्युलोमा है और गोन्स फोकाई है क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे? स्पेशली लोअर लंग्स वाले पार्ट में। तो यहाँ पर ये जो गोन्स फोकाई पूछे जाते हैं आपको या फिर प्राइमरी कॉम्प्लेक्स से देखने को मिलते हैं किसमें? टीबी वाले मरीज के चेस्ट एक्सरे में। नेक्स्ट वन, a baby born at CHC for its first immunization which can be given to him। यदि न्यूबॉर्न बेबी कहाँ पे हुआ है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, तो पहला वैक्सीन कौन सा देंगे? डीपीटी, बीसीजी, एमएमआर या फिर टाइफॉइड। इनमें से कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ? तो होगा बीसीजी, बेसिलाई कालमेटिक यूरिन। क्या है? बेसिलाई कालमेटिक यूरिन। बीसीजी के अलावा भी दी जाती है जो वैक्सीन, एक होती है ओपीवी 0 डोज। पूछा जाता है एट द बर्थ जो ओपीवी दी जाती है वो क्या कहलाता है? 0 डोज ऑफ वैक्सीन। फिर एक और दी जाती है हेपेटाइटिस बी इंट्रामस्कुलर, क्लियर। बीसीजी दी जाती है लेफ्ट अपर आर्म आईडी रूट से, इंट्राडर्मल रूट से। तो यहाँ पर विटामिन के भी दिया जाता है, विटामिन के भी दिया जाता है आईएम बच्चे के लिए। तो यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ बीसीजी वैक्सीन दी जाती है, यदि बीसीजी का वैक्सीन डोज पूछते 0.05 ml एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन जब बच्चे की उम्र 4 हफ्तों से ज़्यादा हो जाए, 1 महीने से ज़्यादा हो जाए, 0.1 ml देंगे, लेकिन 1 साल तक ही दी जाती है। एक टाइम का जो शॉट है बीसीजी का एटलीस्ट बच्चे को 20 साल तक प्रोटेक्ट करके रखेगा। ओपीवी की जो डोज दी जाती है वो 0 डोज दिया जाता है, ओरली 2 बूंद। हेपेटाइटिस बी आईएम रूट से दिया जाता है। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है, एक और छोटा सा 1 मिनट का टॉपिक ऐड किया गया, वैक्सीन वैल मॉनिटर। तो बीबीएम पॉलिसी किस वैक्सीन के लिए अप्लाई की जाती है? तो वो की जाती है ओपीवी के लिए। मोस्टली एग्जाम में आपको इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। बीबीएम का फुल फॉर्म कौन सी वैक्सीन के लिए यूज किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो वैक्सीन की लगाने लायक जो क्षमता बची है नहीं, एक्सपायर्ड तो नहीं हो गई, उसके लिए यूज किया जाता है। यदि इनर स्क्वायर आउटर सर्किल से अलग कलर में है, मतलब ये क्या है, वैक्सीन यूज की जा सकती है। फिर यदि इनर स्क्वायर जो आउटर सर्किल है क्या है, लाइटर है देन आउटर रिंग से, तब भी यूज कर सकते। लेकिन जब दोनों सेम कलर के हो जाएं तो डिस्कार्ड कर देनी है, वैक्सीन यूज करने लायक नहीं है। या फिर जो बाहरी सर्किल है वो सेम कलर का है, लेकिन जो इनर स्क्वायर होता है व्हाइट कलर का वो ज्यादा डार्क हो जाए, तो इस टाइम पे भी क्या कर देना है, आपको डिस्कार्ड कर देनी है वैक्सीन। इनर स्क्वायर डार्कर देन द आउटर रिंग, मतलब जो बीच का स्क्वायर है, चौथी स्टेज होती है जब वो क्या हो जाए, ज्यादा डार्क हो जाए आउटर रिंग से, तब भी डिस्कार्ड कर देनी है। और यदि दोनों का कलर सेम हो जाए तब भी डिस्कार्ड कर देनी है। लेकिन यदि आउटर सर्किल और जो इनर स्क्वायर का कलर अलग अलग है तब आपको यूज कर सकते हैं। तो जो 2 लास्ट की स्टेज है, कलर एक सा हो जाए तब यूज नहीं करना है, इनर स्क्वायर का कलर ज्यादा डार्क हो जाए तब भी यूज नहीं करना है, वैक्सीन को थ्रो इट कर देना, डिस्कार्ड कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द
द कैरेक्टरिस्टिक्स फीवर फाउंड इन टाइफाइड इज, टाइफाइड में जो फीवर आता है उसका फीचर क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर रिलैप्सिंग फीवर, स्टेप लैडर फीवर, कंटिन्यूअस फीवर एंड इंटरमिटेंट फीवर। तो टाइफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है टाइफाइड फीवर का? तो टाइफाइड में जो बुखार आता है स्टेप लैडर फीवर, मतलब जैसे सीढ़ियों चढ़ते जाओ उस तरीके से एक लेवल पे हाई फीवर हो जाएगा। तो ये क्या है? स्टेप लैडर फीवर। स्टेप लैडर फीवर जो टाइफाइड है इसका कॉज क्या होता है? एक बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। टेस्ट किया जाता है तो वो होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट पूछा जाता है तो होता है टाइफाइड के लिए फीवर का पैटर्न होता है स्टेप लैडर फीवर। अब यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी अलग है और टाइफस अलग है, दोनों चीजें याद रखें। साल्मोनेला टाइफी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टाइफाइड के लिए। इसके लिए टेस्ट होता है क्या? विडाल टेस्ट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल क्या है? बीसीजी, मीजल्स, कोलेरा, एफरी एंड बी। लाइव वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन होती है। तो लाइव वैक्सीन है यहाँ पर कौन सी? बीसीजी एंड मीजल्स, बीसीजी और मीजल्स। लाइव वैक्सीन में आती है आपकी बीसीजी, ओपीवी, येलो फीवर, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा की जो स्प्रे वाली है, मीजल्स, मम्स और टाइफस। क्लियर? ये देखिए यहाँ पर लाइव और इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। टॉक्साइड में ओनली डिप्थीरिया और टिटनेस बस आते हैं। पॉजिटिव एजेंट है क्लोरेस्टेडियम टिटेनी। क्या है? टिटनस का पॉजिटिव एजेंट क्या हो गया? क्लोरेस्टेडियम टिटेनी। वो क्लोरेस्टेडियम टिटेनी यहाँ पर किसमें है जो सरवाइव नहीं कर पाएगा? तो वो होगा ऑटोक्लेविंग। क्यों होगा? क्योंकि ऑटोक्लेविंग ही एक ओनली ऐसी मेथड है जिसमें स्पोर्स क्या है? स्पोर्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो सभी चीजें मर जाएंगी, ना तो फ्यूमिगेशन में मरेंगी, ना बॉइलिंग में जो स्पोर्स हैं वो मरेंगे, ना ही फ्लेमिंग में जलाने से भी। तो जो चीज यहाँ पर इफेक्टिव होगी वो होगी ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में टिटनस के बैक्टीरिया और उसके जो स्पोर्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन स्टेज सर्वाइकल कैंसर स्प्रेड एट ब्लैडर एंड रेक्टम लेवल। तो सर्वाइकल कैंसर में कौन सा लेवल होगा? जब कैंसर ब्लैडर और रेक्टम तक स्प्रेड आउट हो जाएगा, फैल जाएगा। थर्ड बी, फोर्थ है, सेकेंड है या फिर फोर्थ बी। तो कौन सी स्टेज होगी जिसमें कैंसर, सर्वाइकल कैंसर है यदि किसी को, तो वो ब्लैडर और रेक्टम को भी फैल जाएगा, अफेक्ट करेगा। तो वो होगा फोर्थ ए। कौन सा होगा? फोर्थ ए। अब यहाँ पर जब कैंसर, देखिए सर्वाइकल कैंसर की जो स्टेज फोर्थ होती है, यहाँ पर कैंसर स्प्रेड आउट होना है जो स्टार्ट होगा। तो जब यहाँ पर एक कैंसर कहाँ पर होता है? रेक्टम और ब्लैडर में, तो ये क्या कहलाएगा? फोर्थ ए। और जब यही कैंसर बोन्स, लंग्स और लिवर जो डिस्टेंट लोकेशन है, दैट मीन्स दूर के पार्ट हैं, उनमें जाके फैलता है। कहाँ से? सर्विक्स से यदि रेक्टम ब्लैडर में आए तो फोर्थ है, लेकिन जब डिस्टेंट ऑर्गन दैट मीन्स जो बोन्स हो गई, लंग्स हो गए, लिवर हो गए, यहाँ पर जाके फैलेगा, स्प्रेड आउट होगा सर्वाइकल कैंसर, तो ये कहलाएगा फोर्थ बी। यदि आपको एग्जाम में ब्लैडर और रेक्टम कहा है तो आपको कहना है फोर्थ ए। यदि कहे यही कि बोन्स में हो गया, लिवर में हो गया, तब आपको क्या कहना है? फोर्थ बी। करेक्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इफ यू आर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज विथ कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल देन द कट ऑफ वैल्यू शुड बी। तो यदि आप डायबिटीज क्या कर रहे हैं? कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल से कंफर्म कर रहे हैं, कट ऑफ वैल्यू कितनी आनी चाहिए? फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 126 एंड पोस्ट पीपीबीएस मोर देन 200, एफबीएस मोर देन 110 और पीपीबीएस 200। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पीपीबीएस की वैल्यू बतानी है यहाँ पर और एफबीएस की। तो क्या है जो आपका राइट आंसर होगा? यदि आप कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल से क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट कर रहे हैं कि पेशेंट को क्या है, डायबिटीज है या नहीं, तो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर वैल्यू बतानी है और आपको फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू बतानी है। तो जो यहाँ पर कंफर्मेटरी होगा वो होगा आपका
126 फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, और जो पोस्ट पेरेंटियल ब्लड शुगर लेवल है वो कितना होगा, मोर देन 220, तब कंफर्म होगा कि पर्सन को डायबिटीज है। नेक्स्ट वन, पर्सन हुज वेट इज 80 किलोग्राम एंड हाइट इज 156 सेंटीमीटर, BMI ऑफ पर्सन इंटरप्टेड एज। एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे कि बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए आपको कहा जाएगा यदि पर्सन का वेट कितना है, 80 किलोग्राम है, हाइट है 156 सेंटीमीटर, तो BMI का आपको फॉर्मूला लगाना है बॉडी मास इंडेक्स का। तो यहाँ पर होता है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइट दी हुई है आपको सेंटीमीटर में, तो आपको इस हाइट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर टू मीटर में, क्योंकि यहाँ पर हाइट आपको जो फॉर्मूला है यहाँ पर फॉर्मूला, जब आप यहाँ पर पर्सन का BMI कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कितना आएगा, हाइट मीटर स्क्वायर में निकालनी है, वेट किलोग्राम में निकालना है, पर्सन आएगा ओबेसिटी की कैटेगरी में। किसमें, ओबीस कैटेगरी में। यहाँ पर BMI की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 18.5 to 24.9। यदि नॉर्मल BMI की हम बात करते हैं तो ये होगी 18.5 to 24.9। लेकिन यदि यही BMI लेस देन 18.5 जाती है तब पेशेंट कहलाएगा कौन से, उसमें अंडरवेट में। किस में कहलाएगा, अंडरवेट में। लेकिन जब ये 18.5 से 24.9, ये डिपेंड करती है BMI आपके वेट एंड हाइट पर। ऐसा नहीं कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, वजन यदि आपका 80 kg हो जाए तो आप ओबेसिटी में आएंगे, ऐसा नहीं है। BMI डिपेंड करेगा आपके हाइट और वेट दोनों पर। फिर आता है ओवरवेट में, तो 25 से 29.9 यदि BMI निकल के आती है तो ओवरवेट। यदि 29 से 30 के आगे जाता है तो ओबेसिटी, और ओबेसिटी की फिर क्लासेस हैं जो अलग अलग 3 क्लासें हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायड ऑफ कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस कॉमनली सीन इन। तो कौन सा है जो यहाँ पर 3 क्लिनिकल कॉज हैं, कौन कौन से हैं, कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस। तो किसके यहाँ पर ट्रायड मीन्स 3 सिम्टम है, मम्स के, मीजल्स के या फिर रूबेला और टाइफाइड के। तो किसके हैं, क्लिनिकल ट्रायड। क्लिनिकल ट्रायड का मतलब 3 साइन है। कोरिएजा, कोरिएजा का मतलब होता है कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज। नोज में सिम्टम है। कोरिएजा में क्या होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज की, उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, तो ये कहलाएगा कोरिएजा। जनरली ये कोल्ड और हे फीवर के कारण ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कफ और कंजक्टिवाइटिस तीनों साइन हो जाएंगे किसके लिए, मीजल्स के लिए। तो 3 क्लिनिकल ट्रायड सिम्टम है, कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस फॉर द मीजल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर द फॉलोइंग आर वाटरबॉर्न डिसीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट, वेक्टर्स, मॉस्किटो एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी क्या हैं, वाटरबॉर्न डिसीज हैं, जिनके वेक्टर क्या है, मॉस्किटो हो सकते हैं, लेकिन किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में डेंगू, फाइलेरियासिस, टाइफॉइड या फिर मलेरिया। तो सभी के वेक्टर क्या है, मॉस्किटो। डेंगू का क्या है यहाँ पर, एडिस एजिप्टी। मलेरिया के लिए है जो एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज। यहाँ पर अब जो बात आती है टाइफॉइड की, किसकी, टाइफॉइड की। टाइफॉइड है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगा, इसका मच्छर से कोई लेना देना नहीं है। बाकी फाइलेरियासिस, डेंगू, मलेरिया तीनों के वेक्टर हैं जो मॉस्किटो होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीज विच डज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसप्लेसेंटल मोडेज। तो कौन सी डिसीज है जो ट्रांसप्लेसेंटल, दैट मीन्स प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में नहीं जाएगी, वर्टिकल ट्रांसमिशन कॉज नहीं करेगी, कौन सी डिसीज होगी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, HIV या फिर हेपेटाइटिस सी। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस सी चला जाएगा, इजीली वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू। सिफिलिस भी हो जाएगा, बच्चे को HIV भी हो सकता है। लेकिन जो नहीं होगा वो होगा हेपेटाइटिस सी। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसमिशन मोड होता है हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ए का होता है फीको ओरल रूट। कौन सा, फीको ओरल रूट। तो ये किसी भी तरीके से ट्रांसप्लेसेंटल मोड से निडल प्रिक इंजरी से होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन। तो मिड डे मील प्रोग्राम का इनिशिएशन कब किया गया था, 1962, 1972, 1982 या 1952।
तो जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसको इनिशिएट किया गया था 1962 में। कब? 1962 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन ऑल एक्सेप्ट। अर्ली इनिशिएशन है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, सभी किसी एक को छोड़कर। अर्ली इनिशिएशन का मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल हो, तो आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो सभी केस में हेल्पफुल होगा किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर एक्ट एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, प्रिवेंट्स द ब्रेस्ट कैंसर, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, या फिर प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर। तो क्या होगा यहाँ पर, आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा कि यहाँ पर यदि आपने जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट किया तो सबसे प्रिवेंट करेगा किसी एक को छोड़कर। तो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस में हेल्प करेगा, यहाँ पर आपको ब्रेस्ट कैंसर से भी प्रिवेंट करने का काम करेगा क्योंकि सेल इन्वेजन होना स्टार्ट होता है इसलिए। फिर यहाँ पर आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पर भी काम करता है। जो कंप्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनमें एटलीस्ट 30 डेज तक, कितना 30 डेज तक है जो ब्रेस्ट फीडिंग क्या करेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा। फिर यहाँ पर जो होगा वो होगा सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट आपको नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज आइडल टाइम टू स्टार्ट वीनिंग टू एन इन्फेंटिस। तो बच्चे में आइडल टाइम क्या होगा वीनिंग के लिए? वीनिंग का मतलब होगा बेबी को जो फर्स्ट फूड हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड भी कह सकते हैं, वीनिंग भी कह सकते हैं, और 6 मंथ की एज से स्टार्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एक्सेप्ट। तो सभी फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं किसी एक को छोड़कर, माला एन, डायफ्राम, ट्यूबेक्टोमी एंड विड्रावल। तो जो यहाँ पर फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो विड्रावल क्या है, विड्रावल मेल में यूज किया जाएगा ना कि फीमेल में। फीमेल में माला एन यूज किया जाएगा, डायफ्राम यूज किया जाएगा, ट्यूबेक्टोमी किया जाएगा। लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगा, विड्रावल। ट्यूबेक्टोमी इंडिया में कॉमनली यूज होने वाली स्टरलाइजेशन मेथड है, जिसमें यहाँ पे क्या किया जाता है, जिसको हम परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज IQ में भी डिफाइन करेंगे। तो IQ का जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है वो है यहाँ पर मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब यहाँ पर आप देखिए आपका कौन सा आंसर होगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताया है आपको। एग्जाम में या तो आपको IQ निकालने के लिए कहा जाएगा इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट, या फिर आपको फॉर्मूला आ सकता है, या फिर आपको जो रेंज होती है मेंटल रिटार्डेशन के लिए IQ की वो आ सकती है। तो IQ का फुल जो यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम वो होगा मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो ये होगा यहाँ पर क्या होगा आपका IQ। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्लासिफिकेशन होता है किसके लिए, मेंटल रिटार्डेशन के लिए, एग्जाम में आपको हमेशा ही आता है। तो यहाँ पर आपको IQ रेंज याद रखने की जरूरत होगी। जितना कम IQ होता जाएगा पर्सन की कंडीशन उतनी ज्यादा वर्स्ट होती जाएगी। तो माइल्ड होगा यदि तो 50 से 70, मॉडरेट होगा तो 35 से 50, सीवियर होगा तो 20 से 35, और प्रोफाउंड होगा तो 20 एंड बिलो, जिसमें आपके लिए पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी सीवियर और प्रोफाउंड में। माइल्ड मॉडरेट में पेशेंट अपनी केयर थोड़ी बहुत कर सकता है, बट यदि एग्जाम में आता है कि एडमिशन की जरूरत किस केस में पड़ेगी, जब पर्सन का IQ लेवल बिलो 20 चला जाता है तब। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको IQ लेवल है जो पूरा याद करके जाना है, एग्जाम में आपको आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 6th क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंस कंट्रोल्स द। तो 6वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, एब्ड्यूसेंस है इसका नाम। तो क्या कंट्रोल करती है, टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है, उनके आपको पूरे नाम, फंक्शन, कौन सी सेंसरी है और कौन सी यहाँ पर मोटार है, कौन सी मिक्स्ड है। तो यहाँ पर जो एब्ड्यूसेंस है इसका काम क्या है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, टेस्ट परसेप्शन, क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस, मूवमेंट ऑफ द टंग। तो 6वें नंबर की क्रेनियल नर्व काम करती है आई बॉल को मूव करने के लिए, कौन सी, आई बॉल को। और जो 3 क्रेनियल नर्व है, 3 क्रेनियल नर्व जो कि आई बॉल मूवमेंट को, आई बॉल कंट्रोल में हेल्प करती हैं, वो है ऑक्यूलो मोटार 3rd क्रेनियल नर्व, ट्रोक्लियर 4th क्रेनियल नर्व एंड एब्ड्यूसेंस 6th नंबर की क्रेनियल नर्व। तीनों क्या करती हैं, आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करती हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी विथहेल्ड अ वीक बिफोर कार्डियक सर्जरी। तो कोई भी कार्डियक सर्जरी होनी हो, हार्ट सर्जरी होनी हो, तो कौन सी मेडिसिन है एक हफ्ते पहले ही विथहेल्ड कर दी जाती है, मतलब स्टॉप कर दी जाती है। यदि आपकी सर्जरी है जो अभी से 8 दिन बाद होने वाली है, तो इनमें से जो मेडिसिन आप ले रहे हैं तो किसको हम स्टॉप कर देंगे सर्जरी के 1 वीक पहले। ऑप्शन में है यहाँ पर फ्रूसेमाइड, मेटोप्रोलोल, रेमिप्रिल या फिर क्लोपिडिग्रोल। यहाँ पर कौन सी मेडिसिन स्टॉप कर दी जाती है बिफोर कार्डियक सर्जरी के, वो है यहाँ पर क्लोपिडोग्रेल। कौन सी? क्लोपिडोग्रेल मेडिसिन को स्टॉप विथहेल्ड कर दिया जाता है क्योंकि एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है और पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को प्रिवेंट करने के कारण क्या करना है, पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को प्रिवेंट करना है, इसीलिए इस एंटी प्लेटलेट ड्रग को विथहेल्ड और स्टॉप कर दिया जाता है बिफोर द कार्डियक सर्जरी। Here is the correct answer is option number D, क्लोपिडोग्रेल। नेक्स्ट है यहाँ पर विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो यहाँ पर हम पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ेंगे विद इन 5 मिनट में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कौन सा है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनमें से कौन सी है। प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, एस्ट्रोजन रहेगा, बोथ ए एंड बी होंगे या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। तो जितनी भी यहाँ पर जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरॉन भी होगा और एस्ट्रोजन भी होगा। क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन भी होगा और एस्ट्रोजन भी होगा। तो यहाँ पर जो कंबाइंड ओसीपी होती हैं जनरली कौन सी, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उनमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लो डोज रहेगा। और जो कंबाइंड ओसीपी होती हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस को ही इनहिबिट करेंगी, सप्रेस करने का काम करेंगी। ना होगा ओव्यूलेशन, ना यहाँ पर आपको कंसीव करने के चांस बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस यदि आती हैं तो वो है प्रोजेस्टासाइट, जो कि टी शेप्ड डिवाइस होती है। यहाँ पर प्रोजेस्टासाइट है जो यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर प्रोजेस्टासाइट, ये क्या है? प्रोजेस्टासाइट है, टी शेप डिवाइस है और ये क्या है? हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। एलएनजी होगा यहाँ पर, मेरेना जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर एलएनजी और मेरेना, एलएनजी और मेरेना आपको इमेज आ सकती है एग्जाम में। तो ये किसकी इमेज है? मेरेना की। ये भी टी शेप्ड रिलीजिंग है जो कि लेवोनोजेस्ट्रॉल को 20 mcg लेवोनोजेस्ट्रॉल को रिलीज करेगी। यदि प्रोजेस्टासाइट की बात करें तो सेकंड नंबर की इमेज ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है यहाँ पर, एक क्या है? प्रोजेस्टासाइट है। और ये पर डे टोटल इसमें 38 mg प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, लेकिन ये रिलीज करेगा यूट्रस में कितना? 65 mcg पर डे। और इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? यूट्राइन लाइनिंग और सर्वाइकल म्यूकस के यहाँ पर इफेक्ट करना। फिर आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन को ही हम हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस कहते हैं। याद रखना है आपको, थर्ड जनरेशन आईयूसीडी इज ऑल्सो नोन एज द हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडी एंड एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासाइट, मेरेना और एलएनजी। फेलियर रेट 0.2% से भी कम है इसके। फिर आती है यहाँ पर सेकेंड जनरेशन। थर्ड पूछते हैं तो हार्मोन वाली याद रखना है। हार्मोन वाले में आपको क्या क्या आ जाएंगी? जितने भी हार्मोनल यहाँ पर मेथड होंगी। फिर आता है सेकेंड जनरेशन आईयूडी में, तो सेकेंड में आएगा कॉपर-टी 380A, कॉपर-टी 200B, मल्टीलोड और नोवा-टी। ये सब किसकी है? ये है यहाँ पर सेकेंड जनरेशन। फिर यहाँ पर आता है जो फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन में जितनी नॉन मेडिकेटेड होंगी, जिनमें मेडिसिन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर लिपेज लूप, स्पाइरल, कॉइल्स और बाव से सब क्या है? ये है यहाँ पर कौन से? ये फर्स्ट जनरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे। आई होप आपको ये सभी आईयूसीडी हैं जो क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट है यहाँ पर बैरियर मेथड्स आर ऑल एक्सेप्ट। तो बैरियर मेथड सभी हैं किसी एक को छोड़कर। डायफ्राम, कॉन्डोम, लिपेज लूप या फिर वेजाइनल स्पंज। तो यहाँ पर बैरियर का मतलब होगा मैकेनिकल, या फिर क्या बैरियर का मतलब रोकने का काम करेंगे। डायफ्राम है यहाँ पर, कॉन्डोम है, वेजाइनल स्पॉन्ज है, सब क्या होंगे? बैरियर मेथड होंगे। लिपेज लूप है फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, ये बैरियर मेथड नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर
कॉपर T380A आईयूडी शुड बी रिप्लेस्ड वंस इन अ, तो कॉपर T380A आईयूडी है जो कब रिमूव करवा सकते हैं, कितने टाइम में, 2 साल में रिप्लेस कर सकते हैं, 10 साल में, 3 साल में, फिर 5 साल में। तो यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एफिशिएंसी है, मतलब कितने टाइम तक सही तरीके से काम करेगा, तो वो होगा 10 साल। लेकिन यदि आप 10 साल के पहले कंसीव करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप इसको 10 ईयर तक ही इंसर्ट करवा के रखें। यदि आपने इंसर्ट करवाया है, आफ्टर दैट 1 ईयर 6 मंथ और 2 ईयर में आप कंसीव करना चाहते हैं तो इसको आप रिमूव करवा सकते हैं। आईयूडी का फर्स्ट जो साइड इफेक्ट होता है आईयूसीडी का, वो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग एंड पेन। एग्जाम में आता है आपको। नेक्स्ट वन है यहाँ पर माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डिफर फ्रॉम माला डी इन टर्म्स ऑफ, तो क्वेश्चन आपके सीएचओ के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओसीपी है, माला डी से किस तरीके से डिफर है, तो दोनों में जो डोज होता है, कौन सा, जो नॉर्जेस्ट्रॉल का डोज होता है, एस्ट्रॉइडल डोज होता है, दोनों में सेम होता है। यहाँ पर सोल्ड अंडर सोशल मार्केटिंग ये भी होगा, सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो माला एन है जो माला डी से इस तरीके से भिन्न है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। कैसी, फ्री ऑफ कॉस्ट है जो अवेलेबल रहेगी माला एन, लेकिन माला डी को आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एलिजिबल कपल्स आर दोज कपल्स एज ग्रुप ऑफ, एलिजिबल का मतलब वो फर्टाइल कपल, फर्टाइल का मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, जो लोग कंसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल कौन से होंगे, तो फर्टाइल और एलिजिबल कपल माने जाते हैं 15 से 45 साल तक के, कौन से, 15 to 45 ईयर्स एज ग्रुप तक के कपल माने जाते हैं फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस इन लैक्टेटिंग मदर इज, तो जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसमें कौन सी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट होगी, मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स, सेंटोक्रोमैन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लैक्टेटिंग मदर के लिए, जो नर्सिंग मदर भी कहते हैं हम जिनको, तो उनके लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट रहेगी वो होगी मिनी पिल्स, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन का स्मॉल कंटेंट ही अवेलेबल होता है और ये प्रेगनेंसी को क्या कर सकता है, कंट्रोल करने का काम कर सकता है। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स और मिनी पिल आपको मार्केट में प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स पीओपीज के नाम से मिलेंगी या फिर मिनी पिल्स के नाम से मिल जाएंगी और 99% है जो इफेक्टिव है। फिर यहाँ पर और आता है, फिर आता है सहेली जो कि वंसा वीक पिल, हफ्ते में 1 बार लेना है, जिसको हम ऑर्मेक्स लॉकफेम और सेंटोक्रोमैन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो सहेली है ये क्या है, मार्केट में भी अवेलेबल हो जाती है और गवर्नमेंट में भी अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर DMPA, दैट मीन्स प्रोवेरा या फिर डेपो प्रोवेरा के नाम से रहेगा यहाँ पर। तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है और ये कब दी जाती है, इट्स गिवन एवरी 2 वीक, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 2 ईयर। तो DMPA एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और ये हर 3 महीने में, कब, एवरी 3 मंथ में इंट्रामस्कुलर रूट से है जो 150 mg डोज है जो इसका दिया जाता है डीप IM इंजेक्शन के थ्रू। क्या है, डेपो प्रोवेरा, एग्जाम में आपको आता है तो डेपो प्रोवेरा दिया जाता है कब, एवरी 3 मंथ में। कब दिया जाएगा, एवरी 3 मंथ में दिया जाएगा और इंट्रामस्कुलर रूट से इसको दिया जाएगा। आपको ये एग्जाम में भी आ सकता है और यहाँ पर एग्जाम के अलावा एज अ नर्स, एज अ CHO आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके क्लिनिक पे यदि कोई फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में पूछने आता है तब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ये एडवाइस डॉक्टर करेगा, आप ओनली इंजेक्शन उसको ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेफ पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय, तो सेफ पीरियड का मतलब होगा ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो कंसीव होने के चांस ना के बराबर होंगे, फर्टिलाइजेशन होने के चांस ना के बराबर होंगे, तो वो कौन सा पीरियड होगा और किस बेस पे डिपेंड करेगा, ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, लेंथ ऑफ ओवुलेशन पे, लेंथ ऑफ ल्यूटियल फेज पर। तो सेफ पीरियड क्या है, सेफ पीरियड कब माना जाता है, किस बेस पे काम करेगा कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है। यदि आपका 28 डेज की जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके बेस पर कैलकुलेट किया जाएगा कि सेफ पीरियड कौन सा होगा।
नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होगा। और जब आईओपी बढ़ता है, आईओपी का मतलब आंखों में जो प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा होगा तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं और ये आईओपी के कारण ही होगा। तो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो होता है 12 से 21 mm ऑफ Hg। कितना होगा, 12 to 21 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हार्मोन विच रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड सीक्रेटेड बाय द किडनी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा हार्मोन है जो किडनी के थ्रू सीक्रेट होता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन, एल्डोस्टेरोन या फिर एंजियोटेंसिन, सॉरी एंजियोटेंसिनोजिन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। और आज रात में ही मे बी 10 o'clock तक आपकी जीके की भी एक क्लास की जाएगी, तो आप लोग उसको भी जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।